तो हेलो मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों, दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मना ली होगी। अब दिवाली के बाद एक नया पटाखा छोड़ने के लिए हम लोग फिर से आ चुके हैं। एसएसटी के हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ तमाम वो चारों विषय जिसको हम लोग हिंदी में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका VVI क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ये दूसरा मेरा मॉडल है। इससे पहले मैंने पहला मॉडल डाला था, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और फिर से मैं दूसरा मॉडल लेकर के आया हूँ, वो भी सिर्फ सब्जेक्टिव का। तो चलिए मेरे साथ तैयारी करने में लग जाइए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को बस देखो, समझो और खुद से लिखने का प्रयास करो। एक दिन आप खुद से न जाने कितने प्रश्न का उत्तर अपने भाषा में दे पाओगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ आप वॉच करो, कॉपी कलम निकालो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, समझो और खुद से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है इतिहास का कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं दो उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। और रूस की क्रांति जो थी, इसने दुनिया भर के मजदूर, किसान, यानी दुनिया में जितने भी मजदूर थे, किसान थे, जिन पर अत्याचार होता था, उन लोगों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखना है इस बात को। और ये लोग अपने अधिकार के लिए जो है आंदोलन जो था ये किया था। ठीक है, अब इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर क्या पड़ा? तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा कि रूस की क्रांति से बहुत सारे देशों में समाजवादी विचार फैलने लगा। यही समाजवादी विचार जिसमें कि सारे चीज़ गरीब, किसान, है ना, मेहनत करने वाले लोगों के हक में हो, उसी को क्या कहते हैं? समाजवादी विचारधारा। तो इसी विचारधारा का फैलाव जो है इस क्रांति के बाद पूरे विश्व में होने लगा। समझे? दूसरा है भारत में भी जो मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों ने जब देखा कि रूस में इस तरह की क्रांति मजदूरों के द्वारा की जा रही है, मतलब तो उसका प्रभाव भारत में ये पड़ा कि भारत के मजदूर भी अब इकट्ठा होने लगे। भारत के मजदूर भी अपने हक की लड़ाई, अपने हक को मांगने के लिए संगठित होने लगे, यानी एक होने लगे। तो ये पहला हम लोग का क्वेश्चन का आंसर था कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। उत्तर समझ में आया। 1917 में हुआ। किसने किया? दलित ने, गरीब ने, किसान ने, शोषित, जिन पर अत्याचार हुआ था, उन लोगों ने। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पूरे विश्व में समाजवाद की विचारधारा बढ़ी, भारत में भी मजदूर लोग इकट्ठा होने लगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। आप इसको देखो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, इसको समझना है हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन में है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है और इसको भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। हो ची मिन्ह मार्ग जो था, ये वियतनामी युद्ध के समय एक ऐसा रास्ता था जिस हो करके क्या, तो हो ची मिन्ह के नाम पर इसका तो नाम रखा गया हो ची मिन्ह। ये कैसा रास्ता था? तो इस रास्ते से सैनिक, हथियार और जरूरी सामान जो है भेजा जाता था। वियतनाम में जब युद्ध हुआ तो हो ची मिन्ह नाम के एक व्यक्ति ने के नाम पर इस सड़क का नाम पड़ा हो ची मिन्ह मार्ग। सबसे पहला बात। दूसरा बात कि इसके तथ्य क्या थे? यह जो है पहाड़ और जंगलों से होकर गुजरता था। यह कैसा रास्ता था? जो पहाड़ और जंगलों से होकर गुजरता था। इससे क्या क्या जाते थे? तो सैनिक लोग जाते थे, हथियार जाता था, जरूरी सामान जाता था। और वियतनाम को आज़ादी दिलाने में यह रास्ता सबसे अहम था, क्योंकि रास्ता ही नहीं होगा तो संपर्क कैसे होगा। तो यह मार्ग जो है वियतनामी आज़ादी की रीढ़ कहा जाता है। जैसे हम लोग की पीठ की रीढ़ देखते हैं ना, तब ना हम लोग खड़े हैं, ऐसे ही यह युद्ध, वियतनामी युद्ध
का रीढ़ था कौन? हो ची मिन्ह मार्ग। तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है आपको, पढ़ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। तीसरा देखिए, आरएसएस जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस पे छोटा सा एक टिप्पणी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था ये भारत का प्रमुख सामाजिक मतलब समाज को लेकर चलने वाला, और राष्ट्रवादी का मतलब हुआ राष्ट्रहित की बात करने वाला। लेकिन याद रखिएगा ये आरएसएस हिंदू धर्म का एक संगठन है जो समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। ये नाम याद रखना है किसने किया था। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र के हिंदू को इकट्ठा करना, समझ में आई बात, साथ में सेवा करना, सेवा की भावना पैदा करना, यही इसका तो उद्देश्य है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इस क्वेश्चन सबको समझ रहे होंगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, राधे राधे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? बाबू जितना भी क्वेश्चन है ना सब मजेदार है। रात रात जग कर चुन चुन कर एक एक प्रश्न लिखता हूं बाबू, याद रखना। एग्जाम देकर आओगे सभी प्रश्न आपको मैं गारंटी लेता हूं 100% श्योर आएगा ही आएगा। अगर आपके संपर्क में कोई विद्यार्थी ऐसे हैं तो उन तक भेजिए वीडियो को, चैलेंज दीजिए कि तुम देखो आएगा तो आएगा। घेटो शब्द यूरोप के इतिहास में यहूदी के लिए, एक यहूदी जाति था जिसे हम लोग के यहाँ आदिवासी होता है, इसे घेटो शब्द यूरोप के इतिहास में यहूदी के लिए होता। किसके लिए? यहूदी के लिए। यह उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां यहूदी को अलग रख कर यहूदी जनजाति जो थी इसको अलग जगह पर बसाया गया था, उसी को घेटो कहते थे। अब इसका छोटा सा असर देखिए। समाज के अन्य वर्गों से उन लोगों को, यहूदी लोगों को अलग रखा जाता था। दूसरा, यह धार्मिक और सामाजिक, किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर देना, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, उस प्राणी को आप समाज से अलग कर देंगे तो यह सामाजिक और धार्मिक क्या कहलाएगा? तो भेदभाव कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस माने जानते हैं आजकल डिजिटल मीडिया है, पहले प्रिंट मीडिया था, अखबार छपता था, तो उसी को कहते हैं प्रेस। आज़ादी में इसकी सबसे अधिक भूमिका है, याद रखिएगा। आज़ादी दिलाने में प्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्रेस जो है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो अखबार ने क्या किया, तो लोगों में देशभक्ति जगाया, एकता की भावना जगाई। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी गई अखबारों के माध्यम से कि देश के हर एक युवा, हर एक लोगों में अपने देश के लिए एक प्रेम जगा। समझे? अंग्रेजी शासन जो लोगों पर अत्याचार करती थी, दमन करती थी, उसको भी अखबार ने दिखाने का काम किया। समझे? और आजादी के दौरान सत्य और न्याय की आवाज को बुलंद करने वाला अगर कोई था तो वो भारतीय प्रेस था। सत्य और न्याय की आवाज को बुलंद किया भारतीय प्रेस ने। तो ये हम लोगों का 5वां क्वेश्चन था। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत वीवीआई है, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे कि 12 मार्च 1930 को है ना, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के द्वारा महात्मा गांधी ने नमक पर जो कर लगा था उसको तोड़ने के लिए कोई यात्रा किए थे जिसका नाम था दांडी यात्रा। तो 12 मार्च 1930 को भारत में एक आंदोलन हुआ था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत की आज़ादी की सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से की गई। और इसमें सबसे पहले क्या हुआ देखिए, क्यों हुआ पूछता है, काहे ऐसा आंदोलन किया गया, इसका कारण लिखिए। पहला कारण था नमक पर जो टैक्स लगा दिया था। नून तो बताइए अपना गांव में ऐसे भी रखा रहता,
उस पर भी टैक्स लगा दिया था। इसके लिए अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया, गरीब जनता को बहुत कष्ट होता, इसके कारण से पहला कारण हो गया इसका। दूसरा कारण अंग्रेज सरकार की कठोर नीति। अंग्रेज जो था सरकार भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहता था और अत्याचार बढ़ते जा रहा था। तीसरा था नेहरू जी ने संविधान की मांग की और इनके मांग को ठुकरा दिया गया, तीसरा कारण ये था। और चौथा कारण था कि देश के हर व्यक्ति चाहते थे कि हमें पूर्ण आज़ादी मिले, हमारा देश हमें मिले। तो ये 3-4 बातों के हिसाब से ये आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कारण पूछ रहा है, किसे कहते हैं नहीं, कारण क्यों हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कारण है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कई बार आप लोगों को बताया होऊंगा कि शक्तिशाली देश जब किसी कमजोर देश पर राजनीति के हिसाब से भी, आर्थिक हिसाब से भी और सांस्कृतिक हिसाब से भी, यानी यहाँ के कल्चर, यहाँ की राजनीति, यहाँ के तमाम चीज़ों पर जब अपना कब्जा कर ले कोई शक्तिशाली देश, तो उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। यूरोपीय देशों ने 1800 से 1900 के बीच में एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना कब्जा करना शुरू किया था। इसे ही क्या कहते हैं, तो उपनिवेशवाद कहते हैं। अब है उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ। देखिए, जब ये उद्योग फैक्ट्री लगना शुरू हुआ तो सब देश जो है अपना बाजार का खोज करने के लिए, कच्चा माल के लिए, सस्ता में जो है लेबर मिल जाए, सस्ता में भूमि मिल जाए, इस सब कारण से उपनिवेश का जो है, उपनिवेश का मतलब बुझे ना, माने हम मान लीजिए एगो शक्तिशाली आदमी, हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया में हम आगे बढ़ें। अब हम उद्योग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना बगल में किसी के बाड़ी झाड़ी को कब्जा कर देंगे, भूमि मिल गया, वहाँ की किसी आदमी को हम पकड़ के अपना मजदूरी करवाएंगे, मजदूर मिल गया। तो इसी से ना उपनिवेश बढ़ा। उपनिवेशवाद पूछेगा किस कारण से बढ़ा, तो औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया, उत्तर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अथवा में है दूसरा क्वेश्चन। तो कच्चे माल के कारण, नए बाजार के लिए, सस्ता में मिल जाए मजदूर, अब भूमि, ये 3 गो कारण था जिसके कारण से औद्योगिकरण ने क्या किया, तो उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ठीक है, इसमें अथवा में हम एगो क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। समझे नहीं समझे, एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, कहे नहीं समझे दोबारा सुन लीजिए पीछे करके, कोनो यूट्यूब है ना जी, क्लास थोड़ा ना है, पीछे करिए आगे करिए, सुन लीजिए दोबारा। अब देखिए राजनीति शास्त्र में तब तक पढ़ लिए 7 गो क्वेश्चन उधर। 8वां सांप्रदायिकता क्या है। देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू महान, और अन्य धर्मों के प्रति द्वेष की भावना रखना, माने किसी दूसरे धर्म को छोटे नज़र से देखना, अपने आप को बहुत महान बनाना, ये समाज में एकता और भाईचारा को तोड़ती है। इसे ही क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिकता कहते हैं। कुछ क्वेश्चन खाली 2 सेकंड का है, समझ लीजिए। भारत में किस प्रकार की भाषा नीति है। देखिए भारत में अनेक सारा भाषा है, इसलिए संविधान में एहन भाषा नीति बनाया गया कि मान लीजिए हिंदी को कहा गया कि सब पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। अंग्रेजी को कहा गया कि इसको संपर्क भाषा में रहने दीजिए कि देश विदेश से बातचीत करने के लिए। और सब राज्य को कहा गया कि आप लोगों के राज्य में एगो क्षेत्रीय भाषा है, उसको आप लोग अपना राजभाषा के रूप में उपयोग करिए। ठीक ना। तो सब भाषा को खुश करने के लिए भाषा का 3 गो नीति बना। पहला, पूरे देश में चलेगा हिंदी, पहला। दूसरा, अंग्रेजी रहेगा संपर्क भाषा, बातचीत करने के लिए विदेशी सबसे। और राज्य में मान लीजिए मैथिली है, भोजपुरी है, बहुत सारा भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा को भी कहा कि जिस राज्य को लगता हो कि उसके क्षेत्र में जो भाषा बोला जा रहा है उसको अपना राज्य अपना भाषा बना ले, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहते हैं भाषा नीति। ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए आप सब, लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका है। भैया मेरे अभी चुनाव का समय है, बता देते हैं। सबसे बड़का बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में विपक्षी दल सरकार का विरोधी नहीं होता है, बल्कि वह सरकार को सुधारने के लिए हल्ला करता है। विपक्ष की भूमिका जो है निम्न है। क्या, सरकार जब भी कोई गलत चीज करेगा, गलत नीति करता है, गलत कार्य करेगा, उसका आवाज कौन उठाता है, तो विपक्ष। दूसरा,
जनता की समस्या जो होती है उसको ले जाकर क्या सदन में हंगामा कौन करता है? विपक्ष। जनता को सरकार के बारे में सही सही कौन बताता है? विपक्ष। तो विपक्ष माने क्या समझे? जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक पक्ष सही से काम नहीं कर सकता है, समझे? ये 10 नंबर क्वेश्चन था। स्वतंत्र भारत में नारियों की स्थिति, भाई साहब महिला की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। देखिए, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए, आप सबको भी मालूम होगा। आज लड़की या महिला को शिक्षा मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन पहले शिक्षा से दूर थी, संपत्ति से दूर थी, रोजगार से दूर थी। अब जो है महिलाओं को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण चल रहा है। यानी क्या क्या सरकार उपाय किया, उसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू मारपीट जो होता था महिला के साथ, वहाँ पे सरकार ने कानून बनाया। पंचायत हो, देश हो, राज्य हो, सब जगह मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो, सब जगह महिला आज भाग ले रही है। चौथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को मजबूत बनाओ। महिला सब जीविका समूह चला रही है, सरकारी योजना से महिलाओं को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। इस तरह जो है आपने देखा कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को मजबूत बना रही है। शिक्षा, कानून, राजनीति में उसकी भागीदारी, सरकारी योजना। अभी 10,000 जीविका वाली दीदी सब उठाइए कि नहीं, बताइए ये महिला को क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है कि मजबूत? अरे भैया मजबूत बना रहा है। तो इस हिसाब से ये उपाय हो गया, ठीक ना? पूछेगा उपाय लिखने, तो उपाय माने तरीका, किस तरीका से सरकार महिला को मजबूत बना रहा है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले भारत के संविधान को प्रणाम भैया। काहे कि संविधान हमारे विश्व के सबसे बड़का लिखित संविधान है। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देश में। दो बात तो समझ गए होंगे। तीसरा है कि लिखित संविधान, यानी भारतीय संविधान की पहला विशेषता क्या है कि इसको लिखा गया है, बहुत दिन टाइम लगा। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है या 12 अनुसूची, इसलिए बहुत बड़ा है। दूसरा, हम लोग के संविधान में केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। तीसरा, हम लोग के शासन में प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च कार्यकारी होता है, यानी वो भी जो देश में कार्य होगा, समझे ना, उस पूरे क्रियाकलाप का सबसे मेन सर्वोच्च किसको, सबसे ऊपर किसको माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। सभी लोगों को समानता दिया गया है, हम सभी को आज़ादी दी गई है, शिक्षा का अधिकार मिला है, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। जिस अधिकार के बदौलत आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस तरह के अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। आज सभी धर्मों को कहा कि प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों को सम्मान इज्जत मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। तो ये सब हमारे संविधान की विशेषता है। 5 गो विशेषता है बुआ। पहला हमारे देख लीजिए यहाँ, पहला लिखित, दूसरा संघीय, तीसरा संसदीय, चौथा मौलिक, 5वां धर्म। याद करिए, रगड़ रगड़ के याद करिए, 5 बार पढ़िए और जबरदस्त तरीका से लिखिए, ठीक है। एकदम घसिए भाई, घसने से ही चमक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और बचत क्या है? तो देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का साधन, जना कि भूमि, मशीन, कारखाना, किनो पर्सनल आदमी यानी निजी आदमी के हाथ में हो, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी। हो कोनो बात है? जैसे इसका उदाहरण पूछेगा कहाँ पर है, तो अमेरिका में। बचत क्या है? जब व्यक्ति अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्चा न करके भविष्य के लिए रखता है, उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। नहीं समझे? जब व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्चा नहीं करता है, ठीक है, आप खर्चा नहीं करके उसको भविष्य के लिए रख लेता है, तो उसको क्या बताते हैं? उसको ही बोलते हैं बचत। बचत कैसे निकलेगा? जितना आमदनी है उसमें से कुल खर्चा निकाल दीजिए, तब जो भी बच गया उसको क्या कहेंगे? बचत। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है? भाई साहब, केंद्रीय बैंक जो होता है, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक जो होता है वो किसी भी देश का सबसे मुख्य बैंक होता है, जो मुद्रा और ऋण प्रदान करता है, यानी पैसा और लोन देता है, बैंक का काम को कंट्रोल करता है, ठीक है। बैंक के प्रत्येक कार्य को कंट्रोल, जितना भी बैंक देखते हैं इस सब को कंट्रोल करता है कौन? तो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका काम होता है, सबसे पहले ये रुपया जारी करता है, मुद्रा, है ना।
उसके बाद वाणिज्यिक बैंक को, यानी जितना भी बैंक चल रहा है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जमा निकासी, उसमें जाके आदमी फिक्स करता है, इस सब को कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। और सरकार का भी बैंकर होता है यही, सरकार को जो धन, सरकार के धन को रखने वाला और सरकार को धन संबंधी सलाह देने वाला कौन होता है? तो केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, याद रखना है, इसके 3 गो काम होते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओ मैया देखिए यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्थिक पूछेगा, आर्थिक विकास क्या है या आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? जब किसी देश की उत्पादन की क्षमता, यानी कि किसी देश में जब बहुत सारा सामान बन रहा हो और लोगों का जीवन रहन सहन जो है एकदम स्टैंडर्ड में जी रहा हो, सब खूब बढ़िया, जना अमेरिका के लोग सबको देखते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में क्या अंतर है? देखिए, आर्थिक वृद्धि किसको कहते हैं? जहां पर खाली उत्पादन में वृद्धि हो उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं, और जहां पर उत्पादन भी हो और समाज भी आगे की तरफ प्रगति करे, माने आगे बढ़े, तो उसको कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि जो है थोड़े माने छोटा इसका दायरा होता है, लेकिन आर्थिक विकास बहुत लंबा होता है, सदा इस कम समय तक के लिए होता है, लंबे समय तक चलते रहता है। इसका प्रभाव खाली आर्थिक होता है, इसका प्रभाव आर्थिक और सामाजिक दोनों होता है, यानी ये अर्थ से भी मजबूत कर रहा है और सामान्य उत्पादन भी बढ़ा रहा है और समाज के लोगों को भी मजबूत कर रहा है। समझे ना, इसको कहते हैं आर्थिक विकास। तो ये हो गया। इसी तरह लिखिएगा एग्जाम में आप लोग, इस दोनों में अगर अंतर पूछे ऐसे ही करके। अगला सवाल देखिए, तो इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी? देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है, एक वर्ष में किसी देश के नागरिक द्वारा जितना भी वस्तु उत्पादित हुआ, यानी एक साल में जितना भी वस्तु का निर्माण हुआ देश में और जितना ढंग का सेवा लोग को मिला, मान लीजिए सड़क सेवा, रेल सेवा, बैंक सेवा, बुझे ना, इस सब के रुपया को जोड़ देता है एक जगह, तो क्या बनता है? राष्ट्रीय आय। अब इसको निकालने का 3 गो तरीका है। पहला तरीका है उत्पादन विधि। में पूरा देश के जितना उत्पादन हुआ है सब के एक ठाम जोड़ दिया। आय विधि, मजदूरी से लेकर लाभ से लेकर किराया से लेकर ब्याज, तमाम चीज जो देश में लोगों को मिला, चाहे किसी को मजदूरी मिला, चाहे किसी को लाभ मिला, किराया मिला, ब्याज मिला, इस सब को जोड़ दिया। व्यय विधि, इसमें जितना भी देश में वस्तु का खपत हुआ, सेवा पर खर्चा हुआ, टोटल खर्चा लोग कितना खर्चा किए हैं, क्या कि आप देखिए, हम लोग को नहीं पता, लेकिन सरकार को सब मालूम है हम कितना खर्चा महीना का करते हैं। बैंक में रुपया आता है ना जी, खर्चा होता है ना, निकलता है ना, सब डेटा आपका एक एक डेटा रहेगा। पैसा कहाँ आता है? उड़ के थोड़े ना आता है, या तो मोबाइल में कोई भेजता, नहीं तो बैंक में भेजता है, नहीं तो कोई हाथ में कैश देता है, उस पैसा को आप दुकान वाले को देते हैं, वो पैसा दुकान वाला बैंक में देता है। घुमा फिरा के आपका सारा डेटा मालूम रहता है। तो जितना वस्तु और सेवा पर हम लोग खर्चा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यय विधि। इस सब को जोड़ दिया तो क्या निकलता है? व्यय विधि। 3 गो तरीका है पूरे देश की आमदनी निकालने की। तीनों तरीका बेहतरीन है। एक बार आप अगर फिर से समझ गए हो तो बीच में एक बार और मार दीजिए, राधे राधे कही ना भाई, बोलिए भी और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल में कोयला के 4 प्रकार, भाई इसका 4 गो अयस्क होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, सबसे बढ़िया यही होता है। इसमें 70 से 80% तक कार्बन होते हैं, 90% इसमें कार्बन होता है, सबसे बेहतरीन। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, याद होगा सबको। भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले ही भैया कह रहा है कि भारत का जो खेती है वो काहे अलग अलग होता है। देखिए, यहाँ के जलवायु और वर्षा सब ठाम एक जैसे नहीं है, मिट्टी भी सब ठाम एक जगह नहीं, कहीं काली, कहीं रेगुर, कहीं जलोढ़ मिट्टी, कहीं कुछ लाल मिट्टी, सब जगह पटवन की सुविधा भी नहीं है एक समान, और सब जगह किसान के पास टेक्नोलॉजी भी ओहन नहीं है, ठीक है ना, ओहन पैसा कौड़ी की स्थिति भी किसान के नहीं है। यही कारण से क्या होता है, तो भारतीय किसान की जो खेती बाड़ी है, उस जहाँ जहाँ जाइए सब जगह अलग अलग विधि आपको देखने को मिलेगा। पंजाब जाइए, देखिए एकदम किसान सब एकदम धनवान है, किसानी खेती करता है। आइए बिहार में देखिएगा, नूरा लेके छिड़ता है दवाई। तो यही सब फर्क है हम लोगों की खेती में, कारण इसका यहाँ 4 गो दिया हुआ है।
कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वे उद्योग जो कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा, बुझ गए। वैसे उद्योग जो कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जना देखो, कपड़ा उद्योग में कपास की यूज होता है। चीनी उद्योग में किसका उपयोग होता है? आपको जो है सो एक गन्ना का होता है, कच्चे गन्ना का होता है। तेल में रैंची, सरसों, तोरी, तो इस सब में क्या होता है कि कच्चा माल जाता है या पक्का बन के चले आता है। ठीक है, वे उद्योग जो कृषि उत्पाद को कच्चे, माने ऐसा उद्योग जहां पर कच्चा माल, वैसे उद्योग जहां पे कच्चा माल का उपयोग होता है उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग। भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? भैया ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भारत में जो पानी के रास्ता से परिवहन होता है इसको जल मार्ग कहते हैं। ठीक है, जल मार्ग परिवहन सस्ता होता है, आसान होता है। और इसमें क्या होता है कि पनिया में जो जाता है नाव, जहाज, सब, इसमें ईंधन की बचत होता है। इससे भारी भारी माल को हम ढो सकते हैं। अब विदेश में व्यापार जो होता है भारत से विदेश, वो पनिये ना होता है, पनिये वाला रास्ता से। तो यही इसका जो है क्या हो गया, महत्व हो गया, फायदा हो गया, गुण हो गया, क्वालिटी हो गया, जो समझिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब है। बिहार की कोई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखें। जल विद्युत बुझे छिए? अरे भैया मेरे, पनिया से जो बनता है बिजली, इसको क्या कहते हैं? जल विद्युत। तो बिहार के 2 प्रमुख जल विद्युत कौन कौन है? वो कंकोन जल विद्युत परियोजना, एगो सोन नहर परियोजना। 2 है, एगो कंकोन हो गया, एगो सोन नहर हो गया। और ये दोनों कहाँ है? आप किताब में खोज लीजिएगा, इसका मतलब किस जिला में है, किस राज्य में है, या नाम लिख दीजिएगा। ये आप लोग के लिए टास्क हो गया, समझिए। अब है अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के योगदान। भैया मेरे, भारत के आर्थिक विकास में ये फैक्ट्री, कारखाना सबके भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उद्योग को कारखाना, फैक्ट्री कहते हैं। सबसे पहला, भारत के आर्थिक विकास यानी भारत को मजबूत बनाने में सबसे पहला है रोजगार के अवसर बढ़ेगा। इस पर पॉइंट पर दीर्घ उत्तरीय है बुआ, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। कैसे करके लिखेगा हम बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, और तब लिखिएगा कि भारत में आज देश ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी अलग अलग उद्योग और फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पहला हो गया। दूसरा, विदेशी मुद्रा अर्जन। इस पर लिखिएगा कि भारत में अलग अलग विदेशी कंपनियां आकर अपने कारखानों को, अपने निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग विदेशी के धन को भारत के लोग क्या कर रहे हैं, तो कमा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, कृषि को आवश्यक साधन उपलब्ध करवाना। भारत की अर्थव्यवस्था जो है आपको याद होगा कि कृषि पर आधारित है, तो लिखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि के लिए नया नया तकनीक आ रहा है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, इस पे लिखना है। और चौथा, देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। आज देश के युवा अब सरकारी नौकरी के पीछे नहीं पड़ते हैं, बल्कि देश के युवा अपनी क्षमता को बढ़ा करके अपना अपना रोजगार खुद से बना रहे हैं। इससे देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ये वाला लिख दीजिएगा इसमें। सुन लिए और नहीं हो सुना लिए तो क्या हो गया, फिर से रिपीट कर दीजिए, बैक करिए तो यूट्यूब पर इसे बैक करिए, फिर से आ जाएंगे हम वहीं पर। ठीक है, क्लास में तो ऐसा नहीं ना होगा भैया। तब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 बहुत बढ़िया। भारत में अलग अलग प्रकार के सड़क है। भारत में सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह। तो पूछ रहा है भारत में कौन तरह के सड़क है, तो 4 प्रकार के। एगो राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, ये पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। एगो राज्य, ये राज्य के सभी नगरों को जोड़ देता है। एगो जिला, जिला के अंदर जितना भी सड़क है उसको जिला से जिला को जोड़ देता है, और जिला के अंदर जितना है सड़क उसको जोड़ देता है। और ग्रामीण सड़क, ये गांव को शहरों से जोड़ देता है। तो इस प्रकार 4 गो सड़क हो गया। अब अगला देखिए, आपदा प्रबंधन आ गया। देखिए, अब देखिए ये जो 27 को क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, इसी तरह आपको बिहार बोर्ड में देगा क्वेश्चन सब। ठीक है, हम टोटली पढ़ा रहे हैं। 27 को तो आपको नहीं बनाना रहता है, लेकिन हम एक पूरा सेटे पढ़ा रहे हैं आपको बना के। ठीक है,
अब ऐसे पढ़ते जाइएगा तो जरूर है कि आशीर्वाद मिलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं आपदा प्रबंधन की ओर। आपदा प्रबंधन क्या कहता है, देखिए कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन, यानी अचानक जब कोई आती है उसको क्या कहते हैं, आपदा। मास्टर साहब के डंडा भी एगो आपदा की तरह होता है, कब चल जाए कोई ठीक नहीं। आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करिए, यानी अचानक होने वाला जो मैनेजमेंट है उसका मतलब वर्णन करिए। बुझ रहे हैं ना भाई, मैनेजमेंट बने नहीं बुझते हैं, जना कोनो काम होता है ना आपके घर में, तो एगो ऐसा आदमी होता है जो सब चीज़ मैनेज करके रखता है, उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनेजमेंट, उसी को कहते हैं प्रबंधन। बाढ़ आने पर जान माल की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाते हैं। बाढ़ के आने पर सबसे पहले क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, तो फलना कदम उठाए जाते हैं। पहला, सब लोग को ऊंच स्थान पर ले जाता है, लोग पीने के लिए सबको साफ पानी दिया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, कैंप लगाया जाता है और सबको जो है दवा मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। जब बाढ़ आता है तो इतना सारा मैनेजमेंट किया जाता है, बुझे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है। देखिए भैया मेरे, भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर होता है। भूकंप तो आपको मालूम है कि धरती का जो अंदर है प्लेट है, ये प्लेट जो है आपस में टकराते हैं, तो प्लेट एगो के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है ऐसे, तो उसके तौर से एगो निकलता है रेडिएशन, तरंग, उससे होता है कथी, भूकंप। तो वो सब आप कहिएगा ऐसे ऐसे कर दिए सर, नहीं बुझे, वो सब बाद में बुझिएगा, पहले पढ़िए क्वेश्चन। भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, तो भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र केंद्र के ठीक ऊपर का स्थल होता है, जिसको हम लोग उपकेंद्र कहते हैं। यही क्षेत्र सबसे अधिक कांपता है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक क्षति होता है। ये सब रट लीजिएगा भैया। अब 26वां हो गया। अब 27 देखिए, आकस्मिक प्रबंधन को कैसे सफल बनाया जा सकता है। भैया मेरा आकस्मिक माने वही हुआ आपदा, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, आपदा प्रबंधन को कैसे सफल बनाया जाए। तो सबसे पहले जनता में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि भैया मेरे ऐसा आपदा आए तो आप लोगों को क्या क्या करना है। दूसरा, पहले से सब तैयारी कर लीजिए, और जितना कूदेगा बाढ़ में नाव ले लेकर के सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा पहले से। तीसरा, राहत दल और संसाधनों की उपलब्धता। मान लीजिए कि किसी तरह का कोई अगर आपदा आता है तो टीम रहेगा, साधन रहेगा, तब ना आप किसी को मदद करिएगा। तो इस प्रकार देखिए भैया, 27 को क्वेश्चन हम पढ़ा दिए आपको, सब VVI है जी, एको को ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो VVI नहीं है। बढ़िया से रगड़ के तैयारी करिए। चैनल पर अगर नया होंगे आज आप, तो पक्का सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एगो घंटी के निशान कहता है लोग, वो भी दबा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिए इसको अलग अलग छात्रों तक, जहां तक फैला सकते हैं फैला न दीजिए। अब की बार 400 पार सभी बच्चा को, ठीक है। तो राधे राधे सभी बच्चों को और धन्यवाद। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।